हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूं। आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कवर, जो कि है आपका सॉइल। तो सॉइल चैप्टर से क्लास 7th एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। अगर एक बार फर्स्ट हाफ में, मतलब अगर जुलाई वाले सेशन में नहीं आया या आपके दिसंबर वाले सेशन में नहीं आया तो जुलाई वाले सेशन में आएगा, जुलाई वाले में नहीं आया तो दिसंबर वाले में आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है। एक नंबर फ्री का है, मस्त एक नंबर को आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं अपनी एनसीईआरटी साइंस की और आपका कंटेंट प्रॉपर एनसीईआरटी होता है। मैं बोर्ड के फॉर्म में या पीपीटी के फॉर्म में अपना लैपटॉप पे पढ़ाती हूँ आपको, तो आप ये सेशंस देख सकते हैं। ये सेशंस की जो भी डिसकंटिन्यूटी हुई थी, अब ये कंटिन्यूअस आपके सेशंस चलते रहेंगे। डेली आपको मंडे टू फ्राइडे हैशटैग 10 का डोज रोज सुबह 10 बजे आपको मिल जाता है, तो आप उसको लेना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है या जो आगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर, अगर सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं तो जाकर सीटेट जुलाई 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाकर देखिए। साथ ही साथ जनवरी सीटेट 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसको भी जाकर जरूर स्क्रॉल करिए, क्योंकि वो भी मैंने बहुत ही मेहनत से वो वीडियोस बनाए थे, बहुत ही सोच के, बहुत ही कंटेंट को इकट्ठा करके, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको शॉर्ट में चीजें मिल जाए और आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाए। तो वो सब वीडियोस भी देखिएगा। चलिए ज्यादा किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं और सीधा हम व्हाइट बोर्ड पर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात है मृदा, सॉइल। तो सॉइल आपको पता है कि बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। तरह तरह की सॉइल्स के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, कि क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, फिर सैंडी सॉइल, तो बहुत टाइप्स की सॉइल पढ़नी है। प्लस हमें पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक हो जाता है, कि सॉइल के जो पार्टिकल्स, जो कण होते हैं, उनके हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्लस इसमें एक फॉर्मूला है पर्कुलेशन रेट का, वो आपसे पूछा जाता है। प्लस आपसे, मतलब ये क्वेश्चन, इसके जो हर टॉपिक है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी सॉइल के लिए कौन सी क्रॉप, मतलब कौन सी क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट है, कौन सी सॉइल किस क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, या कौन सी क्रॉप किस सॉइल में ग्रो होती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। प्लस इसमें हम सॉइल हॉरिजन्स पढ़ेंगे, जिसमें लेयर्स ऑफ सॉइल या सॉइल प्रोफाइल के नाम से आप जानते हैं। तो सारी चीजें आपको इसमें मैं बताने वाली हूँ। चलिए सीधा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉइल, तो सॉइल जो है वो बनी कैसे होती है। तो सॉइल के बनने से आपने बड़ी बड़ी चट्टानें देखी होंगी, जब उस चट्टानों में क्या हो जाता है, वो टूटती हैं, या आप बोल सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब अपक्षय। जो चट्टाने हैं उनका जब अपक्षय होता है तो वो कुछ कारणों से होता है, कुछ कंडीशंस उस पे लगती हैं, जबकि क्या है, उससे अपक्षय होता है। अब वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, या रॉक्स का टूटना है, चट्टानों का टूटना है। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डीपली बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ना लाइंस लिख देते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस उठाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और असर्शन एंड रीजनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। बस चैनल से जुड़े रहिए। मैंने बोला ना, मैं अपने फॉर्म में आ चुकी हूँ वापस, बस 4 डालेंगे इस बार सीटेट में। मेरा टारगेट है कि यहां से जो भी कैंडिडेट जुड़ा हुआ है वो 30 में से 30 लेकर आए, उसका एक नंबर भी ना कम हो। मेरी कोशिश तो यही रहेगी। बस इस कोशिश को कैसे मैं पूरा कर सकती हूँ, अगर आप मेरे साथ होंगे। तो आपको वीडियोस देखना है, कुछ डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, कि ये जो डाउट है मैं उसको अपकमिंग वीडियो में उसका डाउट जरूर आपको क्लियर करूंगी, साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या मैंने बोला कि सॉइल, सॉइल कैसे बनी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के अपक्षय से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। अब उसमें कुछ कुछ कंडीशंस लगती हैं। जैसे सबसे पहली कंडीशन हो गई आपकी विंड, हवा। तो हवा, आपने देखा है कि अगर चट्टानों पे, अब रॉक्स, आपने पूरी रॉक्स देखी है, चट्टान देखी है, जब उसमें हवा का टकराव होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, तो कुछ कण निकलते हैं। तो वो कण से क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है। उड़ती रहती है कण, और कण जाकर सेटल हो जाते हैं, तो वो क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन करती है। दूसरा क्या हो जाएगा, विंड हो गया। तीसरा हो गया आपका वाटर, जल।
जल से के भी टकराव से, जैसे कहीं नदी का कोई किनारा है और नदी के किनारे से क्या है, पानी उसमें जोर से आ रहा है, तो जो उसके पास की रॉक है वो धीरे धीरे टूटती जाती है, किससे, वाटर के प्रेशर से, पानी के दाब से। तो ये क्या हो गया, एक वेदरिंग ऑफ रॉक्स का बनाने का तरीका हो गया, और किसने मदद करी, पानी ने। ठीक है, अगला अगला हो जाएगा क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला हो गया विंड, विंड हो गया हवा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया विंड, दूसरा हो गया वाटर, और तीसरा हो गया आपका क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में क्या क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत तेज मतलब बहुत ज्यादा अपने प्रकाश का प्रकोप डालती है, तो क्या होता है, चट्टाने क्रैक हो जाती हैं, छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाती है, क्योंकि क्या है, चट्टाने बहुत तेजी से गर्म हो रही है। अब उससे क्या होगा, टूट जाएंगी तो क्या होगा, छोटी छोटी चट्टानों में वापस हवा का दाब, पानी का दाब, ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उससे क्या होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स या सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मदद होगी। ठीक है, ये आई होप ये बहुत इजी सा पॉइंट था, आपको सबको क्लियर हुआ होगा। ऑल सेट, ऑल सेट। चलिए अब बात कर लेते हैं सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो सॉइल प्रोफाइल में आपको पढ़ना है कुछ लेयर्स ऑफ सॉइल। तो इसमें दो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक तो वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हर चीज आपको बता के चलूंगी कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। हम जब क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, आपको लास्ट में पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा, तो पूरा लेक्चर देखिएगा, पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करिएगा, प्लस अलग से भी जो पीवाईक्यूज करेंगे हम, जिसमें कि हम पूरा पूरा एक एक सेशन का पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे साइंस के, तो उसमें भी मैं आपको चीजें बताती चलूंगी, एक्सप्लेन करती चलूंगी। अभी यहाँ पर समझेंगे किस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अब आपको जब सॉइल प्रोफाइल या सॉइल परिच्छेदिका पढ़नी है, उसमें आपको कुछ हॉरिजन्स पढ़ने हैं। ठीक है, कुछ क्षितिज के बारे में पढ़ना है। अब ये क्षितिज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और बेडरॉक्स हो गई, ये तो हो गई। साथ ही साथ आपको पढ़ना है इसमें लेयर्स ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की जो मृदा की जो परतें हैं। ठीक है, अब मृदा की परतों में आपसे सीरीज पूछ ली जाती है कि कौन सी परत पहले आएगी, कौन सी परत बाद में आएगी। तो इस पॉइंट को जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और अपने नोट्स में नोट करेंगे। आपको नोट्स बनाना होगा, नोट्स बनाने से जब हम स्वयं नोट्स बनाते हैं ना, तो चीजें रिवाइज करने में आसान रहता है। मैं यहाँ पे सब प्रोवाइड करूंगी आपको पीडीएफ के फॉर्म में, टेलीग्राम पे, पर आपको अपने से भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो परत सबसे पहले देख लेते हैं सॉइल की परत में। तो सबसे पहले होती है ह्यूमस, ह्यूमस के बाद होता है वाटर। ये आपको सीरीज याद रखनी है, एज सच एनसीईआरटी की है ये। सबसे पहला ह्यूमस, फिर वाटर, फिर क्ले, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड और ग्रेवल। ठीक है, HW होमवर्क और CSG के HWCSG। तो ये क्या हो गया, ह्यूमस, ह्यूमस, फिर वाटर, फिर क्ले, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। क्ले मतलब वही चिकनी मिट्टी, सैंड आपकी दरदरी मिट्टी, और ग्रेवल मतलब बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े। ठीक, तो ये आपको सीरीज याद रखनी जरूरी है कि कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। जिसमें सबसे पहले आया आपका ह्यूमस, फिर वाटर, फिर क्ले, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। ह्यूमस क्या होता है, सड़े गले जैव पदार्थ। ठीक है, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं, कोई भी जीव जंतु आपका मर गया, तो मर के क्या हवा में उड़ जाता है, नहीं, वो कहाँ गिरता है, आपके सॉइल पे ही या आपकी जमीन पर वो मर जाता है। तो अब वो कोई जानवर जमीन पे मर गया तो क्या एकदम से हट जाता है, या उसको आके म्यूनिसिपैलिटी वाले हटा ले गए, नहीं। कभी कभी क्या होता है, वो जैव पदार्थ जो जीवित जो था, एक जानवर, वो मर के क्या हो गया, वहीं पर धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, वो वहीं पे डिके होना स्टार्ट होती है, तो वही क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। तो ये ह्यूमस क्या हो गया, सड़े गले जैव पदार्थ जो हो गए ह्यूमस हो गए। सबसे टॉप मोस्ट की जो परत होती है आपकी, वो ह्यूमस कंटेनिंग होती है। उसके बाद क्या है, पानी है, फिर क्ले है, फिर सैंड है, फिर ग्रेवल है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी। हमने क्या पढ़ा अभी तक, कि सॉइल कैसे बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिसको हम बोलते हैं अपक्षय किसकी, चट्टानों की। उसके लिए 3 कारक आपकी बुक में दिए हुए हैं, सबसे पहले विंड, फिर वाटर और फिर क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर आ जाएगा आपका टेम्परेचर, तापमान। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा लेयर्स ऑफ सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, सबसे ऊंची लेयर क्या हो जाएगी आपकी, ह्यूमस, फिर वाटर, फिर क्ले, फिर सैंड और फिर ग्रेवल। ये आपको सीरीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से किसकी, सॉइल प्रोफाइल या सॉइल परिच्छेदिका। सॉइल प्रोफाइल में क्या है, आपको हॉरिजन्स के बारे में देखना है। ये ए हॉरिजन क्या है, बी हॉरिजन क्या है, सी हॉरिजन क्या है और बेडरॉक्स क्या है। आपसे मोस्टली क्या पूछा जाता है, ए हॉरिजन पूछा जाता है। तो ए हॉरिजन जो कि सबसे टॉप मोस्ट हॉरिजन है, जिसको शीर्ष मृदा बोलते हैं, शीर्ष हॉरिजन है या शीर्ष क्षितिज है। तो इसके बारे में यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टॉप सॉइल इसके नाम से,
तो अब सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजन है ये आपका, तो इसमें हम लगा लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजन। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, ये रिच इन ह्यूमस होती है। क्यों ह्यूमस में रिच होती है? क्योंकि इसी पे तो ऊपर वाली लेयर पे ही तो कोई चीज मरेगी तो ऊपर ही तो अटक जाएगी जाकर के अंदर धंसती चली जाएगी, तो वो मरी हुई चीज क्या है, ऊपर ही रह गई, इसलिए वो क्या होता है, रिच इन ह्यूमस होता है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ जब वो ह्यूमस में रिच है तो साथ साथ किस चीज में रिच होगा, रिच इन मिनरल्स होगा। ठीक है, अब मिनरल्स देखो क्या होता है, दो चीजें हैं इसमें, ए हॉरिजन और बी हॉरिजन, दो चीजों में अगर मिनरल्स की खनिज की बात करी जाए, अगर खनिज की बात करी जाए तो बी हॉरिजन में खनिज ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ए हॉरिजन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, नोट करेंगे कि बी हॉरिजन में क्या है, खनिज जो ज्यादा होते हैं किससे, आपके ए हॉरिजन की मतलब के कंपेयर करें अगर उसमें दोनों में, तो आपके बी हॉरिजन में खनिज ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए ए हॉरिजन को कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या होता है, रिच इन ह्यूमस होता है और मिनरल कंटेनिंग होता है। साथ ही साथ इसमें मृदा क्या होती है, मृदा इसकी बहुत उर्वर होती है, बहुत फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके डेड रिमेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल को फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, सॉइल को मोस्ट फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, उर्वर बनाते हैं। फिर बात होती है पादप को पोषण देती है, यही एक लेयर होती है ऊपर ए हॉरिजन वाली, जहां पर क्या है, आपके पौधे पौधे उगते हैं, जड़ क्या है नीचे की तरफ आती है और पौधे ऊपर की तरफ आते हैं, तो ए हॉरिजन में ही पौधों या पादप का क्या होता है, को पोषण मिलता है। ठीक है, चलिए मुलायम होती है, संरद्र होती है, मतलब पोरस होती है, पोरस होगी तभी तो पानी अगर ऊपर से डालेंगे तो नीचे तक आता है, तो क्या होगा, पोरस होगी और मुलायम होगी, ऊपर से आप टच करते हैं तो आपको मुलायम मुलायम दिखती है। खुद ही सोचो कि आपके पास एक सॉइल है, सॉइल में पानी डालते गए ग्लास में सॉइल है, पानी डालते गए तो क्या हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, दबते दबते पानी के प्रेशर से नीचे वाली जो सॉइल जाती है बहुत ही हार्ड हो जाती है, बहुत ही कड़क हो जाती है, उसके अंदर उंगली आसानी से नहीं घुसती। पर ऊपर की जो सॉइल की लेयर होती है उसमें आप उंगली घुसाने की कोशिश करेंगे तो उसमें, या पेन घुसाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप इजिली उसमें क्या कर सकते हैं, अंदर से उसमें डाल सकते हैं। पर क्या होगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ सोचेंगे कि अगर इस पेन को मैं ऐसे ऐसे करना चाहूं तो क्या वो जाएगी नीचे, नहीं, क्योंकि वो क्या है, नीचे धीरे धीरे क्या है, कॉम्पैक्ट होती चली गई और क्या हो गई, हार्ड हो गई। तो वही चीज है कि ए हॉरिजन जो होती है उसकी जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है और साथ ही साथ पोरस होती है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा पानी होता है, मतलब पानी डालते हैं तो बहुत रिटेन करके रखती है अपने में पानी। क्यों रिटेन करती है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पादप प्रेजेंट होते हैं। पादप प्रेजेंट होने की वजह से उसमें जड़ होती है और जड़ क्या है, पानी को संचो कर रखती है। ठीक है, चलिए आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ए हॉरिजन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं क्या, बी हॉरिजन की। तो बी हॉरिजन क्या होता है, इसमें लेस ह्यूमस होता है। लेस ह्यूमस क्यों, क्योंकि ह्यूमस हमारा ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, मोर मिनरल्स, ज्यादा खनिज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आसान सा लग रहा होगा, बस सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। एक बार और 2x में लगा के सुन लीजिएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य परत होती है, हार्डर होती है और मोर कॉम्पैक्ट होती है। मैंने बताया कॉम्पैक्ट का रीजन कि जैसे पानी डालते जाएंगे नीचे की मिट्टी क्या है और सेटल होती जाएगी, उसके पार्टिकल्स और पास पास होते चले जाएंगे, उससे वो क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सी हॉरिजन, जहां पर स्मॉल रॉक्स होती है। फिर बेड रॉक, आधार शेल, इसमें क्या होता है, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग, मतलब सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो उसमें क्या हो, सिर्फ चट्टाने होती हैं और वो इतनी ज्यादा हार्ड होती हैं कि उनको खोदना क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स को लगाया जाता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपका सब पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने ऊपर अभी वेदरिंग का प्रोसेस पढ़ा, प्लस हमने देखा कि लेयर्स क्या होती हैं, प्लस हमने प्रोफाइल देखा। चलिए अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सॉइल, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स उसमें ग्रो होती है। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला है आपका पर्कुलेशन रेट का, वो पढ़ेंगे, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। बस फिर यही चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी इसको मैं रब करती हूँ और बाकी चीजों को यहाँ पर नोट। तो आगे जल्दी से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अ सॉइल। तो आपको 3 तरह के टाइप्स पढ़ने हैं सॉइल में, पहला क्लेई, फिर सैंडी, फिर लोमी, मतलब चिकनी मिट्टी आपकी, ये हो गई बालुई मिट्टी, और दूसरी आपकी हो गई दुमटी मिट्टी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट सॉइल अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे बेस्ट सॉइल होती है आपकी लोमी सॉइल या दुमटी मिट्टी। ये आपकी बेस्ट सॉइल है फॉर क्रॉप्स। क्यों ये बेस्ट होती है, क्योंकि ये है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, अलग अलग सॉइल्स के अलग अलग मृदा का क्या है, एक मिश्रण है, इसीलिए ये इसको एक अच्छी सॉइल का रूप देती है।
जिसमें कि जैसे आपकी अच्छी हो गई, तो अब अच्छी हो गई तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, अच्छी की क्वालिटीज हुई। तो वो अच्छी की क्वालिटीज हैं कि जैसे कुछ क्वालिटी आ गई क्ले सॉइल की, कुछ क्वालिटी आ गई सैंडी सॉइल की। तो ये सब की जो क्वालिटीज है वो सब मिलकर कौन सी मिट्टी बना देती हैं, लोमी सॉइल को बना देती हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले क्ले सॉइल की। तो क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी आपने देखा होगा, जिससे टॉयज में बच्चे टॉय अपने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। जो बच्चे अपनी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं टॉयज की, तो वो किस कौन सी मिट्टी यूज करते हैं, वो क्ले सॉइल यूज करते हैं, बहुत चिकनी होती है। तो अब इसके क्या क्या गुण होंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात। और इसके ये जो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत, ये आपका एरो है मतलब ग्रेटर देन, मतलब एक बहुत ज्यादा का साइन लगा हुआ है कि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। साथ ही साथ इसमें ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो जैसे आटे की तरह वो लोई बन जाती है। ठीक है, क्यों, किसकी मिट्टी, क्ले सॉइल की हम बात कर रहे हैं। फिर इसमें जब पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड है, तो क्या होगा, उसमें लिटिल स्पेस होगा। अब लिटिल स्पेस होगा, देखिए सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मिट्टी क्या है, एकदम फाइन है, फाइन मिट्टी है, तो उसमें पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल है। स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो एकदम टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है तो उसमें एयर के मॉलिक्यूल्स इजिली नहीं जा पाएंगे अंदर। ठीक है, तो ये वाटर होल्ड करेगी बहुत ज्यादा, मैक्सिमम वाटर होल्ड करेगी, अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो लेस एयर स्पेस है। सॉइल कैसी होती है, एक हैवी सॉइल होती है, लाइट सॉइल नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए सॉइल भी बहुत हैवी है। ठीक है, और पानी कैसे कैसे इसमें ट्रैवल करेगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, ऊपर से पानी डालेंगे धीरे धीरे नीचे की तरफ वो आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, सैंडी सॉइल, आपकी बालुई मिट्टी। तो बालुई मिट्टी के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बिग पार्टिकल्स होते हैं। खुद देखो, रेत को हाथ में लो, ऐसे छोड़ो तो वो छूटती चली जाती है, उसी अपेक्षा अगर आप क्ले सॉइल को लोगे तो वो आपके हाथ में इस तरह के स्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिग होते हैं। इनके जब पार्टिकल्स बिग हैं तो इसमें स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब जो कणों के बीच का जो स्थान है वो ज्यादा होगा। ठीक है, साथ साथ इसमें एयर क्या हो गया, अब जब कणों के बीच का स्थान ज्यादा हो गया तो एयर के लिए स्पेस, जब वायु के लिए जगह जो होगी वो ज्यादा होगी। सब चीजें रिलेट हो रही है। ठीक है, फिर ये क्या होंगी, ये लाइट होंगी। आपने देखा, हाथ से उठाया और बस छूट गई, तो वो क्या है, लाइट है, क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। पानी ऊपर से डालो, सट से नीचे आ जाता है बालू में। करके देखना, बालू लेना और पानी डालना और नीचे वो आ जाएगा। तो वो क्या हो गया, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो वो सॉइल क्या होती है, बिल्कुल खुली खुली सी होती है, इसलिए बोलते हैं वो सॉइल लाइट है। ठीक है, फिर वाटर ड्रॉल क्विकली, वाटर नीचे इजिली जल्दी से आ जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारी सबसे अच्छी और प्यारी मिट्टी, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है क्रॉप्स के लिए। ठीक, तो वो कौन सी हो गई, आपकी दुमटी मिट्टी। अब दुमटी मिट्टी किस चीज की बनी होती है, इसमें बिग पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल का मिश्रण है। मतलब आपके बिग पार्टिकल के भी गुण आ गए और स्मॉल पार्टिकल के भी गुण आ गए, तो दोनों के गुण जब मिल गए तो एक सर्वगुण संपन्न मिट्टी बन गई, और ये मिट्टी है हमारी दुमटी मिट्टी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके लोमी सॉइल, दुमटी मिट्टी में किस किस मिट्टी से मिलकर ये मिट्टी बनी होती है, तो सैंड, क्ले और सिल्ट। सिल्ट क्या, गाद, आपके रिवर बेड के, मतलब जो रिवर के किनारे का जो एरिया होता है उसके पास जो मिट्टी होती है उसको सिल्ट बोलते हैं, गाद। ठीक है, तो सिल्ट, क्ले और सैंड से मिलकर बना हुआ है कौन सी मिट्टी, लोमी मिट्टी। ठीक है, इसलिए एक मिक्सचर है किसकी, सारी मिट्टियों का, और ये इसलिए बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, ये हाईली रिच होती है किसमें, ह्यूमस में। फिर राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जितना पानी चाहिए एक सॉइल को, जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो भी क्रॉप सड़ जाएंगी। तो मतलब एक राइट क्वालिटी, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सर्वगुण संपन्न है, बिल्कुल परफेक्ट, मतलब जो बोलते हैं परफेक्ट बहू, तो वही परफेक्ट मिट्टी है ये, कि इसकी राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जितना एक सॉइल को किसी क्रॉप को जरूरत है पानी की, उतना ही ये पानी रखती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये सारे आपके तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लेई, सैंडी और लोमी। इजी था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं कौन सी सॉइल में। ये कई बार, मतलब मैंने बोला ना, यहाँ पर जो जो एक एक पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे दिए जाते हैं क्रॉप्स के, कि उसमें आपको दे दिया जाएगा क्ले प्लस लोमी, या सैंडी प्लस लोमी, या सिर्फ क्ले, या सिर्फ सैंडी, तो कौन सी क्रॉप किस में ग्रो होती है। तो आपके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जैसे पहला हो गया कि क्रॉप्स क्लेई और लोमी, क्लेई और लोमी में वीट और ग्राम, ठीक है, वीट और ग्राम ग्रो होता है। फिर सिर्फ क्लेई में कौन सा होता है, पैडी धान हो गया। फिर सिर्फ लोमी में आपका लेंटिल्स और पल्सेस हो गया। सैंड प्लस लोमी में आपका हो गया कॉटन हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं। तो इसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं साइड हो गई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्लेई प्लस लोमी में वीट और ग्राम, क्लेई सिर्फ में एक पैडी, फिर आपका लोमी के लिए हो गया लेंटिल्स और पल्सेस, फिर सैंड प्लस लोमी के हो गया कॉटन। इसमें क्या बोल देते हैं, सिर्फ क्लेई बोल देते हैं, वीट के लिए तो नहीं, तो क्लेई प्लस लोमी रहेगा तभी वीट और ग्राम होगा ग्रो। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं परकोलेशन रेट का फॉर्मूला। परकोलेशन रेट का फॉर्मूला से का अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो भी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और वो फॉर्मूला हो गया, बस आपको याद क्या रखना है, पानी और जमा में क्या, पानी, पानी कितना दिया है अपॉन में समय, ठीक है, कितना पानी और कितना समय, मतलब कितना पानी और कितने समय में वो नीचे आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका परकुलेशन रेट हो गया। और ये हमेशा होता है एमएल और मिनट में, हमेशा याद रखेंगे। अगर लीटर में दिया होगा, लीटर में, तो इसको आपको किस में, एमएल मिली लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर टाइम अगर आपका मान लो आवर में दिया है तो आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या अगर सेकंड में दिया है तो आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मींस आपको हमेशा जो आंसर आएगा एमएल पर मिनट में आएगा, एमएल पर मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पानी, कितना पानी है, क्वेश्चन में दिया होगा कितना पानी है, ठीक है, और कितना समय, कुल कितना समय लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, परकुलेशन रेट, कितनी दर से, कितनी तेजी से पानी नीचे एब्जॉर्ब होते हुए आ रहा है और नीचे मिट्टी में आ जा रहा है, उसको बोलते हैं परकुलेशन रेट। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और ये आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी रुकिए, अभी जाना नहीं है आपको, अब हम करेंगे इसके सारे पीवाईक्यूज सॉल्व, और जब आप पीवाईक्यूज कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है एकदम परफेक्ट पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व पीवाईक्यूज को देख लेते हैं इसके। और इस चैप्टर के पीवाईक्यूज जितने भी आपके आए हुए हैं, कुछ मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, और कुछ जो बाकी हम जब पीवाईक्यूज करेंगे तो बाकी वहां कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको कुछ छूटेगा नहीं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और चीजों को समझते रहिए, बहुत लंबे वीडियोस नहीं रहते हैं, पर यह है कि 2x पर लगाकर आप देखिए, आपका ये वीडियोस 20 से 25 मिनट में सब खत्म हो जाएंगे, और डेली आप सेशंस देखेंगे तो आपका साइड से कंटेंट भी प्रिपेयर होता रहेगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये कॉन्टैक्ट मी वाला है कि भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, और ईमेल आईडी है, उस पर भी आप अपना कोई डाउट या कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक क्षेत्र में गेहूं और चना जैसे अनाज उगाए जाते हैं, इस क्षेत्र की मिट्टी होनी चाहिए। तो आपसे ये मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स ऑफ अ क्रॉप और वो किस सॉइल में ग्रो होती है, इससे क्वेश्चन आता है। तो वो यही क्वेश्चन है उस टाइप का कि एक ऐसी आपको अनाज के बारे में बताना है जहां पर आपका वीट और ग्राम ग्रो होता है। तो मतलब एक सीरियल सच एज वीट और वीट एंड ग्राम ग्रो ऐसे एरिया में ग्रो होती है, तो उस एरिया की सॉइल मृदा के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो वो कौन से एरिया की मृदा होती है, क्या वो लोमी और सैंडी है, दुमटी मिट्टी या बालुई मिट्टी है, या आपकी क्लेई मिट्टी है, या आपकी सैंडी या क्लेई मिट्टी है। तो देखो सैंडी मिट्टी तो नहीं होगी, ठीक है, फिर सैंडी ये भी कट हो गया, अब सिर्फ क्लेई और बचा हमारा क्लेई और लोमी। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में कि आपका बोथ क्लेई एंड लोमी, जिसमें चिकनी और दुमटी मिट्टी दोनों आ जाती है किसमें, जहां पर बात हो जाती है आपकी गेहूं और चने की, ठीक है। तो मैंने ये जो आपको सारे दो चार जो एक कॉलम्स में मैंने सिर्फ आपको क्रॉप्स लिखी थी, और क्रॉप्स के साथ साथ सॉइल टाइप लिखी थी, किस टाइप की सॉइल में वो ग्रो होगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। मैंने बोला भी था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपने लिया होगा, नहीं लिया है तो वापस से बैक करके जरूर देख लीजिए। बहुत ही एक नंबर ही फ्री के नंबर्स होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो फ्री के नंबर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि इफ वी ऐड अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल टू अ बीकर। अब एक बीकर बना लेते हैं, एक बीकर मतलब आप सिंपल एक ग्लास बना लीजिए। अब इसमें क्या किया, कुछ यहाँ से क्या करा, एक सॉइल को ऐड किया, ठीक है, जिसमें खूब सारी सॉइल को इसमें ऐड कर दिया। अब क्या किया, ये सॉइल यहाँ पर जाके बैठ जाएगी जैसे आप ऐड करेंगे। अब साथ ही साथ इसमें क्या किया, पानी से इसको भर दिया, मतलब इसमें क्या डाल दिया, इसमें सॉइल के साथ साथ पानी को ऐड कर दिया, तो पानी नीचे, और यहां से क्या कर दिया, एक स्टेरर लगाया। स्टेरर लगाने से क्या हुआ, इसको
घुमा दिया, मतलब इस तरह से ये चम्मच जैसे आप घोल करते हैं किसका, नींबू की शिकंजी बना रहे हैं या कुछ भी मिला रहे हैं तो चम्मच से घोलते हैं, उसी तरह से क्या किया, इसको घोल दिया, मतलब पूरा ऐसा स्टेयर कर दिया आपने, रोटेट कर दिया चम्मच को। तब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो फिल्ड इफ वी ऐड अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल टू अ बीकर फिल्ड विद 3/4 ऑफ वाटर, स्टीयर द कंटेंट विद अ स्टिक, रिजॉल्व द सॉइल एंड देन लिफ्ट इट स्टैंड एंड अनडिस्टर्ब। अब इसको क्या किया, जब ये घोल दिया तो इसमें कुछ इस तरीके से ऐसे 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 पानी आपको चलता हुआ नजर आएगा। थोड़ी देर के लिए क्या किया, इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जितनी भी सैंड है, जितनी भी आपने सॉइल जो डाली है वो क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी। अब इस सेटल डाउन होने के बाद पूछा है कि आपको ऑर्डर बताना है, ऑर्डर बताना है किसके, लेयर्स का ऑर्डर बताना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब हमको नीचे से ऊपर की तरफ बताना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बताना है, हमको बताना है नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे नीचे क्या, कौन से तरह का क्या लेयर में प्रेजेंट होता है, और सबसे ऊपर का क्या प्रेजेंट होता है वो लास्ट में, और सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होता है वो सबसे पहले। ठीक है, आपको बॉटम से टॉप की तरफ बताना है। तो मैंने ये उस समय भी आपको क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ इस तरह की हमने देखा था, इसमें सबसे ऊपर क्या थी, आपकी ह्यूमस प्रेजेंट थी, उसके बाद क्या प्रेजेंट था, आपका वाटर प्रेजेंट था, फिर आपका क्या प्रेजेंट था, फिर आपका क्ले प्रेजेंट था, फिर आपकी सैंड प्रेजेंट थी, और फिर आपकी ग्रेवल, मतलब बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े। ठीक है, तो ये आपका सीरीज था जिसमें सबसे नीचे आपका हो गया ग्रेवल और फिर ऊपर हो गया आपका ह्यूमस। तो आपसे सबसे पहला पूछा है तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। अब आइए इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन के थ्रू आप कैसे एलिमिनेट कर सकते थे। तो सबसे नीचे बॉटम में पूछा था, तो सबसे नीचे तो ग्रेवल मतलब बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े होंगे, तो आपका सैंड और क्ले तो वैसे ही कट गया। अब आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसमें बात आ जाती है आपको कंफ्यूजन की कि इसमें वाटर ऊपर रहेगा कि ह्यूमस ऊपर रहेगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपका ह्यूमस रहता है प्रेजेंट, ह्यूमस सबसे ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा। अब ह्यूमस क्या था आपका, सड़े गले जैव पदार्थ को क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और इस तरह से क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज यू आर अ फार्मर, मान लीजिए आप काली मिट्टी वाले स्थान पर रहने वाले किसान हैं। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु गर्म है और आप अपने खेत में फाइबर उत्पादक पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे पसंद करेंगे। सपोज यू आर अ फार्मर लिविंग एट अ प्लेस जहां पर कौन सी है, आपकी काली मिट्टी है। ठीक है, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर मिट्टी कैसी है, काली है, और आपका जो वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का जो जलवायु है, जो वातावरण है वो कैसा है, गर्म है। ठीक है, और एक रेशे युक्त पौधे को आपको क्या है, उगाना चाहते हैं। तो कौन सा आप पौधा उगाएंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका ऐसी जगह पे कॉटन का पौधा उगेगा, तो कपास का पौधा इस क्षेत्र में उगेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया और डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। वापस से वही सेम क्वेश्चन जो भी हमने अभी करा था, वही सेम क्वेश्चन फिर से आया है। तो उस तरह से आप इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रखना, समझना। निम्नलिखित में से कौन कणों के आकार के अनुसार आरोही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब हो गया आपका छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो छोटे से बड़ा में रॉक क्या छोटा है, नहीं है, फिर रॉक क्या छोटा है, नहीं है। अब बात आ जाती है क्ले और सिल्ट में, तो आप डायरेक्टली इस आंसर पर पहुंच सकते हैं क्योंकि आपको पता है, जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था, जो क्ले सॉइल होती है, तो क्ले सॉइल होती है, ये इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इसी वजह से जो क्ले सॉइल होती है, ये एक पॉइंट और याद रखेंगे कि क्ले सॉइल में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें एयर की जो एरिएशन होता है, जो मतलब हवा के कणों के बीच में जो हवा का स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है, क्योंकि मिट्टी क्या है, बहुत फाइन है। इसमें पानी जो है क्या है, पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब्ड रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब रहेगा पानी, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं
जितने सॉइल के मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स के स्पेस नहीं बचेगा, इसलिए इसमें एरेशन कम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, आपका एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये मिट्टी कैसी होती है, भारी होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लेई सॉइल के। ये कैसी मिट्टी होती है आपकी, इसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, ह्यूमस होता है प्रेजेंट इसमें अच्छी मात्रा में, ठीक है। और ह्यूमस में अगर ज्यादा आपसे पूछा जाए कि ज्यादा ह्यूमस कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा क्या, लोमी मिट्टी, ठीक है। लोमी सॉइल में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो, अभी क्या हमने देखा, तो क्ले क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और कैसा बोला गया कि साइज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स कणों के आकार के हिसाब से आपको मिट्टी को छांटना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, खुद से हो जाएगा इजिली, कि सबसे पहला ये हो जाएगा। तो सिल्ट तो वैसे ही कट गया, रॉक वैसे ही कट गया, और रॉक वैसे ही कट गया। तो आप डायरेक्टली क्या है, ऑप्शन के थ्रू भी इजीली आंसर पर पहुंच सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करनी है। द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन द क्लेई सॉइल। आपको क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट की पहचान। अब बात कर रहे हैं, रेतीली मिट्टी में महीन कणों का अनुपात चिकनी मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो ये तो गलत बात हो गई भाई, आपकी चिकनी मिट्टी में अधिक होता है। चिकनी में कैसे होते हैं, फाइन पार्टिकल्स अधिक होते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम इन क्लेई सॉइल। तो ये क्लेई सॉइल में नहीं होता, ये कौन सी मिट्टी में होता है, आपका लोमी मिट्टी या दुमटी मिट्टी में होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन। अब बात करें, द प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन द इन सैंडी सॉइल। लार्ज पार्टिकल्स के लोमी सॉइल में ज्यादा होते हैं किसके, आपकी सैंडी सॉइल से। तो लोमी सॉइल में क्या होता है कि आपका बिग पार्टिकल और इज इक्वल्स टू स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब छोटे कण और बड़े कण क्या है, बराबर मात्रा में होते हैं। दुमती मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात रेतीली मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो अधिक नहीं होता है, इसमें दुमती मिट्टी में क्या होता है, बराबर होता है, और रेतीली मिट्टी में क्या हो जाएगा आपका, अधिक हो जाएगा। तो वैसे ही ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसके हिसाब से 1, 2 और 3 ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचता है, द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स in clay soil is relatively higher than loamy soil. The proportion of fine particles किसमें, clay soil में ज्यादा होते हैं, relatively ज्यादा होते हैं किसमें, higher होते हैं loamy soil में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, वापस से रिवाइज करेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कि clay soil में क्या होता है, आपके फाइन पार्टिकल्स क्या थे, अधिक थे, मैंने बताया था इस तरह से एरो लगा के। और जो लोमी सॉइल होती है, जो दुमटी मिट्टी होती है, इसमें क्या होता है, आपके बिग पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स, जो बड़े कण और छोटे कण का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए ये मिट्टी को अच्छी मिट्टी माना जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चंस आए थे, ये आपको अच्छा लग रहा होगा देख के, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से आपके क्वेश्चंस भी निकाल पा रहे होंगे। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस है, मेनली द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्लेई सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ। अब देखो, परकुलेशन रेट की बात कर रहे हैं, अंतःस्राव की दर की बात कर रहे हैं। अब अंतःस्राव दर किस पे निर्भर होगी, अगर एक लॉजिकली सोचा जाए तो अंतःस्राव दर होगी किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, या हम बोल सकते हैं साथ ही साथ साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो ये अंतःस्राव की जो दर है वो किस पे निर्भर कर रही है, साइज ऑफ पार्टिकल्स में। तो अगर मैं बात करूं आपकी क्लेई सॉइल, फिर आपकी हो गई सैंडी सॉइल, और फिर आपकी हो गई लोमी सॉइल। तो ये जो 3 तरह की सॉइल है, इसमें सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके होंगे, सबसे स्मॉल पार्टिकल्स आपके क्लेई सॉइल के। उसके हिसाब से इसके अपेक्षाकृत सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होंगे, बिग होंगे, ठीक है। और जो लोमी सॉइल है, इसमें कैसे पार्टिकल्स होंगे, कुछ पार्टिकल्स तो बिग होंगे और कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आपके स्मॉल हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, मिक्सचर होता है आपके बिग और स्मॉल पार्टिकल्स के, ठीक है। क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल का मिक्सचर है ये, एक तरह से बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लोमी सॉइल किससे किससे बनी होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले,
ठीक है, सैंड सिल्ट और क्ले से बनी होती है तीनों मिट्टी से मिलके, तो इसलिए क्या है, एक तरह से मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट मिट्टी की। तो अब इस क्वेश्चन के उत्तर पर आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे इसमें, चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं, द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्ले सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ अ लोमी सॉइल। तो ये तो वैसे ही गलत है। पर्कुलेशन रेट क्या होता है, अंतःस्राव की दर जो होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है कैसी होती है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स की होती है और सारा का सारा पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन लोमी सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ अ सैंडी सॉइल। अब पर्कुलेशन दर थी, जो अंतःस्राव की दर की बात करी जा रही है, किसकी, लोमी सॉइल में ज्यादा है, किससे, सैंडी सॉइल से। तो इसमें भी ज्यादा नहीं होती, इसमें क्या होता है, पर्कुलेशन रेट आपका सैंडी सॉइल में ज्यादा होगा, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, आप देख सकते हैं इस वाले में, इसके कण बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्लेई सॉइल इज सेम एज दैट ऑफ अ सैंडी सॉइल। तो सेम तो कभी नहीं होती है। ठीक है, क्लेई सॉइल की पार्टिकल्स फाइन फाइन और सैंडी सॉइल की पार्टिकल्स बिग बिग, तो सेम कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ अ क्लेई सॉइल। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है कि रेतीली मिट्टी में पानी के अंतःस्राव की दर चिकनी मिट्टी की तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप ये पॉइंट अब आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ क्लेई सॉइल। तो देख सकते हैं कि क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, इससे कितने तरह के क्वेश्चंस आए हैं और इसी से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। तो ये चैप्टर आसान है और बस आप मेरे ख्याल से इस सारा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपको क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। आपको किसकी बात करनी है, क्ले सॉइल की। कौन सा मोस्ट एक्यूरेटली, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकनी मिट्टी के गुण का सबसे सटीक वर्णन करता है। देख लेते हैं, इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट रैपिडली। तो भाई रैपिडली की जहां बात आई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैंडी सॉइल। आप इसको भी देखते चलिए कि आपका आंसर कैसे, अगर ऑप्शन से आपके क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, आपका उत्तर आ सकता है। या पानी को तेजी से अंदर से गुजरने देती है, तो ये कौन सी हो गई आपकी, बालुई मिट्टी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इट कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इसमें बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमस होता है। तो लिटिल अमाउंट तो नहीं होता, लिटिल की बात नहीं होगी, इसमें कौन सा है, ठीक मात्रा में होता है। मतलब अगर सबसे ज्यादा ह्यूमस की बात करे जाए तो आपका लोमी सॉइल में होता है, पर इसमें ठीक ठाक मात्रा में, अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, इट परमिट्स ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू एंटर। तो ऐसा कुछ नहीं है, या केवल एक निश्चित मात्रा के पानी को प्रवेश करने में की अनुमति देता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, इसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज्यादा पानी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इसीलिए ये मिट्टी कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। मिट्टी कैसी होती है, थोड़ी सी गीली होती है। ठीक है, ये सब इसकी प्रॉपर्टी होती है। मिट्टी दरदरी नहीं होती, सूखी नहीं होती, गीली होती है। इसीलिए ये सर्टेन की बात नहीं है। ठीक है, इसमें अच्छी मात्रा में पानी क्या है, एब्जॉर्ब रहता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर लास्ट है, इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। हाँ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये क्या करता है, सबसे ज्यादा, मतलब लार्ज अमाउंट्स में, बड़ी मात्रा में पानी प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात हो रही है, जैसे ही सत्य को देखेंगे वैसे क्या कर लेंगे, ऐसा गोला बना लेंगे कि असत्य ना खोज ले। ठीक है, इसमें क्या, मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि सॉइल विथ लो पर्कुलेशन रेट रिटेन्स मोर वाटर। तो अगर मैंने जो आपको बता रही थी कि ग्लास है, इस ग्लास में क्या प्रेजेंट है, मिट्टी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे मिट्टी भर देते हैं, पूरे में मिट्टी प्रेजेंट है। ठीक है, अब मिट्टी प्रेजेंट है तो क्या कर दिया, इसमें पानी को डाल दिया। तो पानी जब यहाँ से डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये क्लेई मिट्टी है हमारी, कैसी मिट्टी है, क्लेई मिट्टी है, तो क्लेई मिट्टी क्या कर लेगी, इसमें अब इसके छिद्र जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो पानी क्या हो जाएगा, इन छिद्र में घुस जाएगा। तो ये क्या करेगी आपकी, इसमें पर्कुलेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारा पानी क्या है, स्पेसेस में फिल हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। तो हमको सत्य स्टेटमेंट को देखना था, तो मेरे हिसाब से तो यही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, रूट्स ऑफ अ प्लांट ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस फॉर पर्कुलेशन रेट। पौधों की जड़ें ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ अंतःस्राव दर को बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ाते नहीं हैं, ये घटाते हैं। जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बेस्ट एब्जॉर्बर होती हैं, बेस्ट एब्जॉर्बेंट होती हैं, एक तरह से बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपका गलत हो जाएगा। फास्ट पर्कुलेशन रेट हैज इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। तो फास्ट पर्कुलेशन रेट है तो कैसे बेटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, मतलब तेज अंतःस्राव दर के से जड़ों द्वारा पानी का बेहतर अवशोषण होता है। तो ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, फिर सॉइल्स विच हैव लार्ज
पार्टिकल साइज हैव स्लो परकुलेशन रेट, तो स्लो नहीं होता है, ये क्या हो जाता है इसका हाई परकुलेशन रेट होता। जिन मिट्टी में कणों का आकार बड़ा होता है उनमें अंतःस्राव की दर धीमी होती है, धीमी नहीं होती है, तेज होती है, या स्लो की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर फास्ट, हाई नहीं होगा फास्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका पिछले बार के सीटेट में एग्जाम में पूछा गया था, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इससे, तो न्यूमेरिकल्स को देख के जाएंगे, इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अरीबा डिड एन एक्टिविटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल, शी टुक 200 ग्राम ऑफ सॉइल। उसने कितना 200 ग्राम सॉइल को लिया और उसने क्या किया, उसने न्यूज़पेपर पर फैलाकर सन की हीट पर उसको रख दिया, और क्या किया 2 घंटे बाद उसने आफ्टर 2 आवर्स देखा, तो देखा कि 180 ग्राम अब उसका वजन आ रहा है, मतलब 20 ग्राम लगभग उसमें पानी का कंटेंट था। ठीक है, तो उसने पूछा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, तो 20 ग्राम क्या हो गया आपका 20 ग्राम अपॉन में इनिशियल कितना था 200 ग्राम था, और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू निकल, ग्राम से ग्राम कट गया, 100 से 200 कट गया, 200 से 2 से 10 कट गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, आपका उत्तर आ जाएगा 10%। आई होप ये क्वेश्चन इजी था, समझ में आया होगा। कैसे था, 200 ग्राम था, 200 ग्राम से 180 ग्राम बचा, तो चेंज कितना रह गया आपका 20 ग्राम चेंज हुआ। अब वो पूछ रहा है तो ये 20 ग्राम क्या था, मतलब ये 20 ग्राम आपका मॉइस्चर था। ठीक है, ये 20 ग्राम मॉइस्चर किस पे था इनिशियली, अगर बात करूं मैं तो इनिशियली 200 पे था, तो 20 ग्राम अपॉन 200 हो गया, और परसेंटेज निकालते हैं 100 से, तो 100% हो गया, तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 10%, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था और गेनिंग क्वेश्चन था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से एक आ जाता है आपका अंतःस्राव दर का, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रेट या परकुलेशन रेट। परकुलेशन रेट का फॉर्मूला क्या था आपका, सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूं, पानी अपॉन में आपका हो जाएगा समय, और पानी, और मैंने आपको बताया था कि पानी हमेशा किस में होगा ml में, और समय हमेशा होगा मिनट में। तो परकुलेशन ये रेट या अंतःस्राव की दर आपको सिर्फ देखना है कि पानी कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, और कितना टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो आइए देख लेते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। Sanjana conducted an experiment with a soil to find percolation rate. She observed that it took 20 minutes. 20 minutes टाइम, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा 20 मिनट्स। ठीक है, पर 400 ml ऑफ वाटर। और आपका अमाउंट ऑफ वाटर की बात करूं मैं, तो अमाउंट ऑफ वाटर ये कितना देके रखा है 400 ml। ठीक है, वाटर टू परकुलेट द सॉइल, व्हाट इज द परकुलेशन रेट, तो अब डायरेक्ट ये ml में दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन में ये ml में ही दिया हुआ है और ये मिनट में ही दिया हुआ है, तो कहीं को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये 400 लीटर होता या 4 लीटर होता, यहाँ पे 20 सेकेंड होता या 20 आर होता, तब आपको क्या करना होता, मिनट और ml में चेंज करना होता। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में पुट करना है। किस तरह से पुट करेंगे आप, यहाँ पर पानी दिया हुआ है कितना आपका 400 ml, अपॉन में समय कितना दिया है 20 मिनट। अब आपका क्या 0 से 0 गया, 2 से 20 टाइम्स, तो मतलब 20, आंसर क्या हो जाएगा 20 ml पर मिनट, ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। ठीक है, ये आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा था क्वेश्चन और एक इजी क्वेश्चन था, तो यही बात है, ये मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दे दिया है, जिससे कि जब आपको मैं पीडीएफ शेयर करूंगी तो आपको ये फॉर्मूला भी मिला रहेगा, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। परकुलेशन मतलब अंतःस्राव की दर, अमाउंट ऑफ वाटर, और परकुलेशन टाइम आपका मिनट और ml पर मिनट में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर कंसिडरिंग लोमिंग सॉइल एज द बेस्ट टॉप सॉइल टू ग्रो प्लांट्स। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि लोमी सॉइल को, मतलब पौधों को उगाने के लिए दुमटी मिट्टी को सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी मानने का कारण पहचाने, तो क्या होगा इसका कारण, देख लेते हैं। इट हैज नियरली द सेम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है, बात सत्य है। इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, सही अच्छी बात है। इसमें ह्यूमस होता है, यह भारी है और इसमें हवा कम होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा, 3 तक आपका ठीक रहेगा। इट इज हैवी, ये हैवी, एंड इट हैज लेस एयर, तो लेस एयर नहीं होती है, इसमें परफेक्ट एयर होती है, मतलब एक सर्वगुण संपन्न वाली सॉइल है कि परफेक्ट एयर, परफेक्ट
वाटर कंटेंट, सारी चीजें परफेक्शन होता है, इसीलिए इसको बेस्ट सॉइल माना जाता है फॉर क्रॉप्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 दोनों तीनों ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब दो स्टेटमेंट दी हुई है, इससे आपके ऑप्शंस को चूज करना है। चलिए देख लेते हैं। ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए एंड बी हॉरिजन्स। हॉरिजन्स हमने देखे थे ना, अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो कुछ इस तरीके से था, ऊपर वाला ए हॉरिजन, फिर बी हॉरिजन, फिर सी हॉरिजन, इस तरीके के आपके हॉरिजन्स थे। ये ए हॉरिजन को क्या बोलते थे? टॉप सॉइल बोलते थे। इसमें क्या बोला, ए एंड बी हॉरिजन आर रिच इन वाटर, मिनरल्स एंड ह्यूमस। तो आपका देखो पॉइंट क्या याद रखने वाली बात है कि ए हॉरिजन जो होता है वो रिच होता है ह्यूमस में, पर मिनरल्स में उतना रिच नहीं होता है। पर बी हॉरिजन क्या होता है, मिनरल्स खनिज में ज्यादा रिच होता है और ह्यूमस में कम होता है। ठीक है, ये बात स्टेटमेंट आपकी जो पहली दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक लग रही है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए एंड बी हॉरिजन इज एडवांटेजियस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ए और बी संस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रोथ और ब्रांचिंग जो रूट्स की होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ए और बी हॉरिजन में प्रेजेंट होती है। वापस से देखेंगे, क्या मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि ग्रोथ और ब्रांचिंग जो रूट्स की होती है वो ए और बी हॉरिजन में होती है, और ये किस लिए एडवांटेजियस होती है, जिससे कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, खनिजों को एब्जॉर्ब कर सके। अब स्टेटमेंट 2 क्या दिया है कि ए और बी हॉरिजन रिच इन वाटर, मिनरल्स एंड ह्यूमस। तो ये बात भी क्या है आपकी, सत्य है। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स, तो ये तो गलत हो जाएगा। बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 और 4 तो हमारा गलत है। अब टू 1 और 2 में देख लेते हैं। तो बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू बात सत्य है, पर S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1, तो ये गलत है। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ये भी क्या एक स्टेटमेंट की तरह ही है, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि क्या है ये, इट इज रिच इन वाटर, मिनरल एंड ह्यूमस। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि S1 और S2 सही है, पर S2 सही व्याख्या नहीं कर रहा है S1 की। ये भी क्या है, बात तो यही बता रहा है कि ए और बी हॉरिजन रिच इन होते हैं वाटर और मिनरल्स में, पर कोई इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रीजन। ये हम शायद कर चुके हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं, तो ये अभी जस्ट इसका आंसर मैंने ए बी सी बताया था आपको, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इट हैज नियरली सेम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, इट हैज अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट हैज ह्यूमस, और हैवी और लिटिल हेयर नहीं होता है इसमें। तो ये ए और बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डबल डबल बार टाइप हो गया, सॉरी। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आपका ये सेशन कंप्लीट होता है आज के इस सॉइल वाले चैप्टर का। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करें कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, हेल्पफुल भी है कि नहीं है। और इस तरह से हम और टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। सारे चैप्टर्स के जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी मैं एनसीईआरटी के कराऊंगी, तो बस सेशन से जुड़े रहिए और चीजों को करते रहिए।